स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, जब हम लोगों ने अपना क्वार्टर शुरू किया था ये वाला, उस वक्त हम लोगों ने ना कुछ थ्योरी पढ़ी थी, कुछ चीज़ें, कुछ टर्म्स हम लोगों ने समझी थी। फॉर एग्जांपल हमने उस वक्त पढ़ा था सर्वर साइड रेंडरिंग, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर मशीन क्या है, क्लाइंट मशीन क्या है, इंटरनेट वगैरह कैसे काम कर। अच्छा, मैं एक दफ़ा वो सारी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ, क्योंकि आज से हम लोग क्लाइंट साइड रेंडरिंग देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लाइंट साइड रेंडरिंग और कैसे काम करती है, क्यों ज़रूरत है, क्यों पेश आई हमें। अच्छा, इतना तो मैं पता लग गया कि व्हाट इज़ सर्वर, व्हाट इज़ क्लाइंट। इन दोनों में किसी को डिफरेंस नहीं पता। ठीक है। अच्छा, नॉर्मली होता क्या है कि जो कोड हमारा सर्वर साइड पे चल रहा है उसको हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा सर्वर का कोड है, यानी बैकएंड का कोड भी बोल देते हैं उसको, या डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स उसके लिए यूज़ करते हैं और एपीएस के साथ उसके साथ कनेक्ट करते हैं। अच्छा, सर्वर जब, ऑब्वियसली बात है, सर्वर को हम लोग कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, एचटीटीपी रिक्वेस्ट जिसे हम बोलते हैं, और उसके रिस्पॉन्स में हमें वो कोई ना कोई चीज़ भेजते हैं। अच्छा, एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने के लिए ना बेसिक जो है वो 5 रूल्स के लिए बने हुए हैं, या 5 सॉरी 4 सेट बने हुए हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट, गेट, पुट, या इसी को पैच भी बोलते हैं, और या है डिलीट। जब भी हम क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर या एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के दरमियान बात करते हैं, तो हम इनमें से किसी न किसी एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अब मैं यहाँ पर आकर लिखता हूँ, अपने अगर ब्राउज़र ओपन करूँ और यहाँ पर मैंने आके लिखता हूँ techlosat.com, तो अब मैं उसको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ कि techlosat.com के होम पेज पर जो भी डाटा सेट है वो मुझे सेंड करो। तो जब भी मैं रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ कि मुझे वहां से डाटा है, यानी मैं डाटा गेट करना चाह रहा हूँ, तो हम लोग गेट की रिक्वेस्ट लगाएं। जब हम डाटा पोस्ट करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से साइन अप किया, मेरी ईमेल, पासवर्ड, प्रोफाइल पिक्चर, यूज़र नेम, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा वो लेके गए और वो डेटाबेस में सेव करना चाह रहे हैं, तब हम लोग पोस्ट यूज़ करेंगे। इसी तरह जब हम लोग को डाटा को चेंज कर रहे हैं, मैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना चाह रहा हूँ, अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, फेसबुक प्रोफाइल पर कोई चीज़ चेंज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए पुट या पैच, पहले पुट चलता था, अब ज़्यादा पैच यूज़ करते हैं। और अगर मैं अपनी प्रोफाइल डिलीट करना चाह रहा हूँ, या कोई फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स प्रोडक्ट है मेरी, तो ई कॉमर्स प्रोडक्ट डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो हम लोग डिलीट का यूज़ करेंगे प्रोटोकॉल। अच्छा, जब हम लोग एपीआई डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, बैकएंड बना रहे होते हैं, तो टेस्टिंग के लिए ना बहुत सारे टूल्स, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे एक डिव लगाया, उसको बैकग्राउंड कलर दिया, और बैकग्राउंड कलर से हमें वहाँ जाके चेक कर लिया ब्राउज़र पे कि हाँ भाई वाक़ई हमारा कोड चल रहा है। वहाँ अगर सही नज़र आ रहा है तो कोड चल रहा है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास बैकएंड को टेस्ट करने के लिए भी, सर्वर को टेस्ट करने के लिए भी बहुत सारे टूल्स हैं, जस्ट लाइक पोस्टमैन है, और उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं मेरे पास यहाँ पर। रैपिड एपीआई करके वीएस कोड के अंदर बिल्ट इन एक्सटेंशन, रैपिड एपीआई। मैं यहाँ पे शेयर एक्स रैपिड एपीआई, ये रैपिड एपीआई क्लाइंट। अच्छा, जब हम लोग इस इन्वायरमेंट में बैठ के काम कर रहे हैं ना, मतलब जब हम लोग पूरे की पूरे एक एप्लीकेशन को टेस्ट कर रहे हैं, तब हमारे पास ये सारे के सारे ऑप्शन आते हैं। बेसिक जैसे मैंने बताया कि 4, गेट, पोस्ट, पुट या पैच, डिलीट, बाकी ये 2 और भी मज़ीद भी ऑप्शंस आते हैं। लेकिन मेन जो प्रोटोकॉल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं वो यही 4 है। अच्छा, मैं यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट बना लेता हूँ, ये कैसे इसको यूज़ करना है वो भी हम लोग देखते हैं। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना समझना है कि हमारे पास 4 रिक्वेस्ट है। मैं इस यूआरएल पे गेट की रिक्वेस्ट करूँगा, ये यहाँ पर आ रहा है गेट की रिक्वेस्ट, और इस यूआरएल पे करूँगा। तो जैसे ही मैं सेंड करता हूँ,
मुझे रिस्पॉन्स में एक पूरी की पूरी HTML फाइल मिल गई, जिसका अच्छा खासा लंबा चौड़ा कोड। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कर दूँ पोस्ट की और दोबारा सेंड करूँ, मुझे एक एरर मिल रहा है, मेथड नॉट अलाउड, कि भाई आप इस यूआरएल पे पोस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस यूआरएल को बाइंड कर दिया गया है सर्वर में गेट की रिक्वेस्ट के साथ। अब हमारा जो ब्राउजर है उसकी ये जो सर्च बार है, इसके अंदर हम लोग जो भी यूआरएल लिख के एंटर प्रेस करते हैं, वो गेट की रिक्वेस्ट हमेशा बनाते हैं। हमारे ब्राउज़र के अंदर ये चीज़ बिल्ट इन फीचर कह लो, बिल्ट इन बना दिया गया है कि जब भी हम लोग को यूआरएल लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट गेट की रिक्वेस्ट करेगा, वो डाटा गेट करके लाएगा सर्वर से। अब वो किस सर्वर से लाएगा? अगर किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो वेबसाइट जहाँ डिप्लॉय है, फॉर एग्जांपल अगर ये वेबसाइट वर्सल पे डिप्लॉय है तो वर्सल से लेके आएगा। फेसबुक पे जा रहे हैं तो फेसबुक के सर्वर से डाटा लेके आएगा। गूगल के ऊपर कुछ सर्च कर रहा हूँ तो गूगल के सर्वर से डाटा आएगा। अब डाटा सेंड करने के लिए ना, जो सर्वर से डाटा आता है क्लाइंट साइड पर, दो तरीके हैं मेन जो यूज होते हैं। एक है जेसन फॉर्मेट और दूसरी है एचटीएमएल फॉर्मेट। जब मैंने जैसे यहाँ पर किया, एक गेट की रिक्वेस्ट बनाई और टेक्लोसेट.com, और ये हमारे पास एचटीएमएल आ गया, डिफरेंट टैग लगे आगे, लिंक का टैग आ गया, मेटा का टैग है, उसके बाद बॉडी है, डिव है, ऑल फैमिलियर टैग्स। इसी तरह एक है डमी जेसन। और दूसरा हमारे पास जेसन फॉर्मेट में डाटा। अच्छा, अब जेसन फॉर्मेट में डाटा तो आ गया, लेकिन हम लोग कभी भी यूज़र को ये वाला डाटा शो नहीं करवाते। मतलब कभी भी हम लोग ऐसे नहीं ना करवाएंगे कि हमारी एक ई-कॉमर्स प्रोडक्ट है और यूज़र हमारी एप्लीकेशन पर आ रहा है और उसको ऐसे डाटा शो हो रहा है कि टाइटल आईफोन 1, डिस्क्रिप्शन ये है, प्राइस ये है, डिस्काउंट परसेंटेज ये है, इमेजेस ऐसे हम लोग लिंक शो करवा रहे हैं। हम लोग प्रॉपर एक बाकायदा कार्ड बनाते हैं ब्यूटीफुल सा, इसके ऊपर होवर के ऊपर कोई डिफरेंट इफेक्ट लगाए हैं, डिफरेंट चीज़ें लगी हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें अचीव कैसे करते हैं, उनको देखते हैं। अब हमें इतना अंदाज़ा हो गया कि हम लोग सर्वर से दो चीज़ें सेंड कर सकते हैं। या हम लोग सर्वर से जेसन फॉर्मेट में डाटा सेंड कर सकते हैं, या एचटीएमएल फॉर्मेट में डाटा सेंड कर। अच्छा, जिस भी फॉर्मेट में डाटा आ रहा है ब्राउज़र उसको लेगा, और अगर तो एचटीएमएल में आ रहा है तो डायरेक्टली वो हमारे हमें रेंडर करके दिखा देगा। और रेंडर करने का क्या मतलब है जी, बटन टैग लिखा हुआ कोड में, बटन टैग का वो बटन दिखा देगा, ये बटन बन गया। क्लास नेम से जो क्लासेस जो डिज़ाइन वगैरह लगे हुए हैं वो सारी की सारी क्लासेस हो गई। क्लास लगा के उसने इस बटन का डिज़ाइन बना दिया, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन बना दिए। और दूसरे जेसन फॉर्मेट में क्या होता है कि जेसन फॉर्मेट में डाटा आता है और हम लोग क्लाइंट की पावर्स यूज़ करते हुए, यानी क्लाइंट सिस्टम के रैम को, रिसोर्सेज को, प्रोसेसर को यूज़ करते हुए हम लोग कहते हैं कि भाई तुम अब इस जेसन फॉर्मेट को लो, इसके ऊपर एक लूप लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जेसन की एक एरे आ गई, एक एक ऑब्जेक्ट मिलता जाता है, उस ऑब्जेक्ट में से कीज़ एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे और उन कीज़ को एचटीएमएल के साथ बाइंड करते जाएंगे। मतलब क्या है कि भाई टाइटल को H1 में शो करो, हेडिंग इसका साइज ये हो, अंडरलाइन हो, टेक्स्ट बोल्ड हो, एटसेट्रा। इसी तरह डिस्क्रिप्शन, फिर इमेज कैसे शो हो, इमेज का बॉर्डर राउंड हो ना हो, इमेज के साथ शेडो आए ना आए, इमेज ब्लैक एंड वाइट आए, सिंपल आए, तो सारी की सारी हम लोग CSS वहाँ पे लिखेंगे। अब सी बैकएंड से पहले जेसन फॉर्मेट में डाटा आएगा, फिर क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज करते हुए उसको HTML CSS फॉर्मेट में चेंज किया जाए। जब हमारा डाटा HTML CSS फॉर्मेट में चला जाएगा, उसके बाद फिर हमें वेबसाइट रेंडर होगी। अब दोनों में फ़र्क क्या था? दोनों में फ़र्क ये था कि जो हमारी जेसन फॉर्मेट है ना, उसमें एसईओ नहीं होती। मतलब गूगल के जो सर्च इंजन है या जितने भी सर्च इंजन बॉट्स बने हुए हैं, उनको जो एसईओ करने के लिए चीज़ चाहिए वो है HTML फाइल। वो HTML फाइल के साथ ही एसईओ करते हैं। जेसन फाइल हमारी ओपन ही नहीं होती एसईओ। अब दो तरह की वेबसाइट्स बनती थी। एक वेबसाइट बन रही है टूल के तौर पे, फॉर एग्जांपल photopea.com।
अच्छा, photopea.com जैसे जब तक ये लोड हो रही है, photopea.com क्या है कि एक ऑनलाइन वर्जन है फोटोशॉप। फोटोशॉप हम लोग यूज़ करते हैं, ऑनलाइन वर्जन है। अब इस ऑनलाइन वर्जन में क्या हो रहा है कि सारे के सारे रिसोर्सेज बैकएंड पे सर्वर के यूज़ कर रहा होगा। लेकिन अब पूरे के पूरे टूल में चूंकि फोटोशॉप है, फोटोशॉप क्या है कि एक इमेज एडिटिंग टूल है। उस इमेज एडिटिंग टूल में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उन्होंने दी हुई थी कि बैकग्राउंड आपने रिमूव करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं। अगर किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग पढ़ी है तो उसे पता होगा, पेन टूल है, सिलेक्शन टूल है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, बाउंड हीलिंग टूल है, सो बहुत सारे टूल्स हैं। अब हम कभी नहीं चाहेंगे कि भाई मैं जब लिखूं photopea.com तो उसमें पेन टूल की अलग ही एसईओ हुई हो, या हमारा जो सिलेक्शन वाला टूल है जो इमेज सेलेक्ट कर रहा है वो अलग नज़र आ रहा हो। उसका होम पेज पे ये एक अलग, मतलब होम पेज या गूगल पे जैसे यहाँ पर आ रहे हैं डिफरेंट चीज़ें अक्सर कि ऑनलाइन एडिटर है, फोटो एडिटर है, पीएसडी टेम्पलेट है, इंट्रोडक्शन है, एपीआई है, फ्री ट्रांसफॉर्म है, ये सारी की सारी चीज़ें ये एसईओ की वजह से आ रही है। अच्छा, अब हम कभी नहीं, मतलब हम लोग नॉर्मली ये नहीं चाहेंगे ना कि इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं वो सारे के सारे टूल्स लिस्ट हो रहे हों कि भाई आप इस टूल को यूज़ करके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। हाँ, अगर हमने कोई ब्लॉग लिखा है, आर्टिकल लिखा है, ऑब्वियसली उसके ही हम एसईओ चाहेंगे कि हाँ भी उस टूल के बारे में जो हमने ब्लॉग लिखा था, आर्टिकल लिखा था। जैसे ये है कि जी आप अपनी डिवाइस से वो लेके आओ इमेज, ये बटन हमारा वहाँ पर देने का कोई फ़ायदा नहीं। ये वेबसाइट ओपन होगी उसके बाद ही ये काम चलेगा। तो इस तरह के काम जब हमें पूरे के पूरे एक टूल की एसईओ करनी थी, पूरा का पूरा एक टूल बनाना था, वहां पर तो रिएक्ट सही था। मतलब क्लाइंट साइड रेंडरिंग 100% ठीक है कि आप सारे के सारे क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज करते रहो, कोई इशू नहीं। लेकिन जहां पर बात आ रही है हमें एसईओ करनी है। अब एसईओ कहाँ करनी है? एसईओ यहाँ तो वैसे अगर हम लोग चाहें तो रिएक्ट में एज अ टूल पूरी वेबसाइट की एसईओ करते हैं। मतलब अगर एसईओ हो रही है तो पूरी फोटो पी की हो रही है, फोटो पी के अंदर वाले एलिमेंट्स की नहीं हो रही। फोटो पी के अंदर वाले एलिमेंट्स से मुराद क्या है कि यूट्यूब एक सबसे बड़ी एग्जांपल कि यूट्यूब पे हर बंदा चाहता है कि मेरी वीडियो की अच्छी से अच्छी या मेरे चैनल की अच्छी से अच्छी एसईओ हुई हो। जब कोई सर्च करे तो मेरा चैनल टॉप पर आना चाहिए। अब तो हर वीडियो की एसईओ होती है, हर चैनल की एसईओ होती है। तो जब हमें कोई ऐसा काम करना है, जब हमें हर वीडियो की एसईओ करनी है, ई कॉमर्स बना रहे हैं दराज लाइक तो हर प्रोडक्ट की एसईओ करनी है। उसके अलावा कोई ब्लॉग बना रहे हैं तो फिर हर ब्लॉग की एसईओ करनी है। जब हमें एक एक चीज़ की वेबसाइट के अंदर भी एसईओ करनी है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है सर्वर साइड रेंडरिंग। ब्राउज़र सर्च करेगा, मैं आपको बताता हूँ सर्च कैसे करेगा। गूगल के बॉट्स ना वो जैसे ही आपने एक प्रॉम्प्ट एंटर की या लिख के भेजा कि भाई मुझे इस चीज़ से रिलेटेड डाटा चाहिए, तो वो गूगल के बोर्ड्स उसको क्रॉल करना शुरू कर देंगे कि इससे मिलते जुलते कीवर्ड जो हमारे डेटाबेस में है वो किसके हैं। अब जितने ज़्यादा आपके कीवर्ड होंगे वो उतनी जल्दी ही आपकी वेबसाइट उस बोर्ड के पास चली जाएगी। अब ये नहीं हम लोग कहते कि हमारी वेबसाइट लोड होगी या नहीं होगी, वो वेबसाइट लोड कहाँ होगी ये फ़र्क पड़ता है। मतलब अब मैं करता जाऊँ तो ये नीचे नीचे आ ही जा रहे हैं। अच्छा, अब आके तो इनफाइनाइट स्क्रॉल आ गया। शुरू शुरू में, मतलब शुरू में तो नहीं, आज से 2-3 साल पहले देखे तो नीचे गूगल लिखा आता था मल्टीपल ओज के साथ, वो पेज बने होते थे। कितनी दफ़ा हुआ कि हम लोग 10वें पेज पर जाके वो एक वेबसाइट ओपन कर रहे हैं। मतलब ऐसा नॉर्मली नहीं ना होता, हम लोग पहले पेज पर ही, पहले पेज में पहले 5-7 में से चूज़ कर लेते हैं कि भाई मुझे इस टूल को यूज़ करना है, या अगर मैं ये बाय कर रहा हूँ प्रोडक्ट तो मुझे इस ब्रांड की करनी है, इस ब्रांड की नहीं करनी। तो एसईओ करने का मेन मकसद ये है कि हम लोग टॉप पे है। अगर मैं एसईओ नहीं कर रहा, मेरा चैनल, मेरी वेबसाइट, मेरी प्रोडक्ट है, वो रैंक करेगी ही करेगी। लेकिन वो रैंक किस लेवल पे करेगी ये फ़र्क पड़ेगा। तो अब हमें इतना तो अंदाज़ा हो गया कि अब हम सर्वर साइड रेंडरिंग क्यों करेंगे और क्लाइंट साइड रेंडरिंग क्यों करेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ हमें एसईओ के लिए चाहिए, जो पेजेस हमें एसईओ के लिए चाहिए, वो सारे के सारे हम लोग सर्वर साइड से रेंडर करवाएँगे। और जो चीज़ हमें चाहिए नॉन एसईओ,
वो हम लोग क्लाइंट साइड से रेंडर करवाएंगे। तो ये तो होगी हमारी थ्योरी। जब बात आती है प्रैक्टिकल पे, तो हम लोग हर चीज़ सर्वर से नहीं रेंडर करवा सकते, और हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो क्लाइंट से नहीं रेंडर करवा सकते। मतलब क्लाइंट से तो हम लोग रेंडर करवा लेंगे, लेकिन हर चीज़ सर्वर से रेंडर नहीं करवाई जा सकती। हर चीज़ सर्वर से रेंडर नहीं करवाई जा सकती का क्या मतलब है कि जहाँ पर हम लोग यूज़र से इंटरेक्शन लेना चाह रहे हैं, कि जब यूज़र इंटरेक्ट करे तभी ये वाला काम होना चाहिए, वो चीज़ हम सर्वर से रेंडर करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने रिक्वेस्ट शेयर की, सॉरी रिक्वेस्ट सेंड की, जस्ट लाइक यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट सेंड की और पूरी की पूरी एचटीएमएल फाइल मेरे पास आ गई। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इस बटन के ऊपर माउस लेके जाऊं या कोई और एनिमेशन लगाना चाह रहा हूँ कि मैं क्लिक करूं तो कोई पॉपअप ओपन हो या कोई ऐसा काम हो, वो कब ओपन होना है? जब यूजर ने क्लिक किया। वो हम सर्वर से रेंडर नहीं करवा सकते। अगर सर्वर से रेंडर करवाएंगे तो सोचो कितनी स्लो स्पीड हो जाएगी। मैंने बटन पे क्लिक किया, यहाँ से सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने अलाउ किया, रिस्पॉन्स आया, उसके बाद पॉपअप ओपन हो रहा है। वो बात का बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि डिपेंड करता है कि हमें डाटा की नोइयत क्या है। बात बात हमें सर्वर से वो रेंडर करवाना पड़ता है। फिर भी हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एपीआईज बनानी पड़ती है। जब बटन पे क्लिक हो रहा है, वो तो यूजर नहीं करना, वो चीज़ हम सर्वर से रेंडर नहीं करवा सकते। डाटा जो उसमें आ रहा है वो हम लोग सर्वर से मंगवा सकते हैं या नहीं मंगवा सकते, वो एक अलग बहस है। अब बटन पे क्लिक करते साथ ही जो पॉपअप ओपन होता है, वो पॉपअप ओपन फौरन होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक डिलीट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, तो डिलीट की रिक्वेस्ट पॉपअप ओपन होता है कि आर यू श्योर या डू यू रियली वांट टू डिलीट दिस प्रोडक्ट और सो ऑन। तो नीचे मैं जब डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो उस डिलीट के बटन के ऊपर वो लोडर चलेगा। तो जब भी हमें कोई यूजर से इंटरेक्शन कर, जहाँ पर यूजर इंटरेक्शन कर रहा है, तब हमें वो सारा का सारा डाटा क्लाइंट साइड से, या डाटा या कंपोनेंट, ये जो भी चीज़ है वो हमें क्लाइंट साइड से रेंडर करवानी पड़ती है। नंबर दो, जब जहाँ पर हम लोगों ने एनिमेशंस लगाई हुई हैं, वो भी हमें क्लाइंट साइड पे रेंडर करवानी पड़ती है। एनिमेशन का क्या मतलब है? जस्ट लाइक यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा आ रहा है, योर वेरी ऑन टेक्नोलॉजी क्लोसेट। अब अगर मैं इस चीज़ को फॉलो करूँ, तो यहाँ पर तो लिखा हुआ आ गया एक दफ़ा, ये रेज क्यों हो रहा है? रेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि, अगर मैं यहाँ पर अपना, अच्छा मेन वाले वेबसाइट चले, अब ये हो गई है। अब इसके ऊपर हम मेन पेज के ऊपर जो बॉयलर टेम्पलेट हमें नेक्स्ट.js बना के दे रहा है, वो सारी की सारी सर्वर से रेंडर हो रही है। सर्वर से रेंडर हो रही है तो सारा का सारा कोड लिखा आ रहा है, मतलब टेक्स्ट लिखा आ रहा है। कहीं पर भी एनिमेशन नहीं लगी, क्यों? क्योंकि वो सर्वर से रेंडर हो रही है, एक दफ़ा आके रेंडर हो गई, अब वो चेंज नहीं होगी। अगर चेंज करवानी है, वो यूज़र इंटरेक्ट करेगा तो हमें उसको क्लाइंट साइड पर लेके जाना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ भी यूज़र इंटरेक्ट करता है, वहाँ वहाँ हमें फिर क्लाइंट साइड पर मूव करना पड़ेगा। अच्छा, अब इससे पहले हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, कंपोनेंट्स। अब इतना तो हमें पता लग गया कि हमें या तो सर्वर साइड जाना है या क्लाइंट साइड जाना है। अब हम लोग दोनों पे भी मूव कर सकते हैं। कैसे मूव कर सकते हैं कि पूरा पेज हमारा जो है वो सर्वर साइड से रेंडर हो, सेक्शंस हमारे सर्वर साइड से रेंडर हो रहे हैं, कोई एक बटन जहाँ पर यूजर ने आके इंटरेक्ट करना है, वो हम क्लाइंट साइड से रेंडर करवा लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये है, नैव बार है या ये बटन है, डाटा कोड। अब यहाँ पर आके यूजर ने इंटरेक्ट करना था, तो ये एक बटन क्लाइंट साइड से रेंडर करवा लिया, और बाकी सारा का सारा पेज हमारा सर्वर साइड से रेंडर हो गया।
इसी तरह अगर हम लोग कैलकुलेटर एप्लीकेशन बना रहे हैं या कोई ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जहाँ पर यूज़र ने इंटरेक्ट करना है, तो वहाँ पर हम लोग वो बटन्स दे देंगे जो हमारे क्लाइंट साइड से रेंडर हो रहे हैं। बाकी सारा डाटा हमारा सर्वर से है। दोबारा दोबारा। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा गेट का ही यूज़ हो रहा है। नहीं, नहीं, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं मतलब हम लोग साथ में कुछ डाटा भी भेजें, तब पोस्ट है। अब मैं इसको कह रहा हूँ गेट अ कोट, कि भाई मुझे एक गेट अ कोट वाले पेज पर ले जाओ। तो अगर वो मुझे पेज पर लेके जा रहा है, इसका मतलब है कि उसको पेज की एचटीएमएल या जेसन लानी पड़ेगी। और जब वो डाटा ला के दे रहा है, फिर हमें वो पोस्ट में नहीं रह जाता। हाँ, जब ये हाँ, जैसे ये इन्होंने बड़ी सी बात की है कि नेम, ईमेल, स्काइप आईडी, फ़ोन नंबर, और ये मैं बजट अपना सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पर मैं कुछ लिख के अब गेट एन एस्टिमेट करूँगा। अब डाटा मैं यहाँ से अपने क्लाइंट साइड से सर्वर पर भेज रहा हूँ, तब मैं पोस्ट करूँ। अच्छा, एक बड़ी अच्छी मुझे वेबसाइट मैं पिछले दिनों देख रहा था, मुझे मिली, वो हमारे इस एग्जांपल के साथ भी फिट हो। ये देख लेना, अगर आप लोग ये नोट कर लो लिंक, realtimescolor.com। ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर। अच्छा, ये इस वेबसाइट का क्या है कि वेबसाइट नॉर्मली जब हम लोग डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, तो दो तरह से हमें काम करना होता है। वेबसाइट बना रहे होते हैं, अगर तो हम लोग किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ पर्सन काम कर रहे हैं, तो फिर हमारे ग्रुप में एक नॉर्मल बंदा होता है जो यूआई यूएक्स डेवलपर होता है। उसको पता होता है कि मुझे कौन से कलर चूज़ करने हैं, कौन से नहीं चूज़ करने हैं, और वो फिग्मा डिज़ाइन में वही वाले कलर लगा लेते हैं। लेकिन फॉर अ पर्सन लाइक अस जो सिंगल काम कर रहा है, अकेला काम कर रहा है, या उसको डिज़ाइन की इतनी हाव-भाव नहीं है, उसको नहीं पता कि वेबसाइट बनने के बाद ये कलर कैसे नज़र आएँगे, अच्छे भी लगेंगे कि नहीं। तो ये उनके लिए वेबसाइट बनाई गई है कि आप लोग यहाँ पर आके अपने कलर टेस्ट कर सकते हैं। कलर टेस्ट कैसे करने हैं? अब ये उन्होंने दिया कि टेक्स्ट का कलर आपने क्या रखना है, बैकग्राउंड का कलर क्या रखना है, प्राइमरी कलर कौन सा होगा, सेकेंडरी कलर कौन सा होगा, एक्सेंट कलर कौन सा होगा। इसी तरह फ़ॉन्ट आपकी वेबसाइट में कौन सा यूज़ हो रहा होगा। रैंडमाइज़ फ़ॉन्ट है, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। ये भी सही है, ये कौन सा है? मीटर मीटर। अब ये आ गया सेकेंडरी कलर, मतलब मेन ये जो हमारा कॉल टू एक्शन जो हम वाज़े करना चाह रहे हैं वो प्राइमरी में, जो हम वाज़े नहीं करना चाह रहे लेकिन है बटन ही, वो सेकेंडरी में, और फिर साथ में बैकग्राउंड कलर्स वगैरह। वो आपको ना एक पूरा टेस्टिमोनियल सा या एक टेस्ट वेबसाइट बना के दे दे। लाइव ही हम लोग यहाँ पर कलर्स, मैं इसको कहता हूँ कि भाई इसको कर दे ग्रीन। तो वो मुझे बता रहा है कि अगर आप फ़ॉन्ट के ऊपर ग्रेडियंट लगाओगे तो कुछ ऐसा लगेगा, बटन आपका कुछ ऐसा आएगा, प्राइमरी कलर अगर आप ये चूज़ कर रहे हो, कुछ कॉम्बिनेशन अगर आप बना रहे हो, कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन बनेगा, कार्ड्स का कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा होगा, वो हम लोग यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब ये जितनी भी वेबसाइट है, जो चेंज हो रही है, जहाँ से हम लोग चेंज कर रहे हैं, जहाँ से हम लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब मैंने बटन दबा के यहाँ से कलर चेंज किया, ये सारी की सारी क्लाइंट साइड रेंडर, और जो चेंज नहीं हो रही वो सर्वर साइड से रेंडर। मुझे इसका एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं देख लेता हूँ। हाँ, बिल्कुल। जो वैल्यूज चेंज हो रही है, कलर्स चेंज हो रहे हैं, वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, क्लाइंट साइड रेंडर्ड है, और जो दूसरे हैं वो सर्वर साइड रेंडर्ड। एच क्यू, आई क्यू,
ट्रैवल क्लब। राइट क्लिक, व्यू सोर्स कोड या पेज सोर्स। अच्छा, पेज सोर्स करने के बाद हमारे पास ये कुछ कोड है। अच्छा, कोड आने के बाद हम लोग कोड कौन सा चेक करते हैं? जो बॉडी का कोड है। ये आई हमारी बॉडी, बॉडी के अंदर हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही डिव है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारी ये भी नज़र आ रहा है, रियल स्टेट्स है, ये भी आ गया। फिर ऊपर नैव बार में भी कुछ लिंक्स आ रहे हैं, और फिर फुटर में भी कुछ लिखा आ रहा है, फिर ये भी कुछ टेक्स्ट आ रहा है। तो ये कहीं पे नहीं है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर हम लोग अपना नेक्स्ट जेएस का पेज देखें, जो हमें बॉयलर प्लेट मिली है, जो हमें पता है जो सर्वर साइड से रेंडर हो रही है, उसके अंदर सारी चीज़ें लिखी हैं। ये देखो ना, जैसे डॉग्स, डॉग्स और डॉग्स। उसके बाद फाइंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट जेएस, फाइंड इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट जेएस। मैंने भी एक बात कही थी कि जो हमारे गूगल के बॉट्स हैं वो उनको पेजेस को क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो जो गूगल का बॉट है वो ये वाला पेज सोर्स पढ़ रहा होता है, उसको इस HTML से, इस CSS से कोई मतलब नहीं कि वेबसाइट प्यारी लग रही है या नहीं लग रही। उसको ये समझ नहीं आता। उसको ये समझ आता है कि क्या ये कोड मौजूद है जिसको देख के मैं अपनी SEO करूंगा या नहीं करूँगा, कीवर्ड जो है वो मौजूद है या नहीं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर कीवर्ड ही नहीं आ रहे, डाटा ही नहीं आ रहा। अब डाटा क्यों नहीं आ रहा? डाटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोग सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहे थे रिएक्ट में। सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब था कि एक ही HTML की फाइल और एम्प्टी HTML की फाइल। फिर जेसन आएगा, क्लाइंट साइड रिसोर्सेज यूज करके हम जेसन से डाटा लेंगे और उस HTML फाइल में इंजेक्ट कर देंगे। दोबारा HTML फाइल नहीं हम लोग बार बार लोड कर रहे हैं। तो जब भी अगर आप सोर्स कोड देखो, वहां पे लिखा हुआ div id root, इसका मतलब है कि ये वेबसाइट रिएक्ट में बनी हुई है। और ऐप डैश रूट, अगर ऐसा टैग है इसका मतलब है कि एंगुलर जेएस में बनी है। दोनों टैग ही एम्प्टी होंगे क्योंकि दोनों ही क्लाइंट साइड रेंडरिंग को सपोर्ट करते हैं। इसका एसईओ अच्छा नहीं आएगा। इसका एसईओ हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, जैसे ये है ना, छोटी सी एक उन्होंने मेरा टाइटल आ रहा है, यानी हेड के टैग में अगर मैं कोई एसईओ के कुछ टूल वगैरह डाल दूँ, मेटा टैग्स ऐड कर दूँ, तो वो उसकी बेस पे एज अ होल मेरी वेबसाइट की एसईओ तो हो जाएगी, पर क्या नाम है, एक एक प्रोडक्ट की एसईओ मुश्किल, मतलब नियर टू इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल। नहीं उठाएगा बिल्कुल, किसी इधर से उठा के बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब नॉर्मली इनको अगर हमने, मोस्टली सर्वर बेस्ड ही होती है, क्लाइंट साइड उस वक्त करेंगे अगर किसी ने की
कि मुझे पता है मेरा ब्रांड है, शूज़ का ब्रांड है, किसने लिखा शूज़, तो मेरी एसईओ शूज़ के लिहाज से इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मेरी पूरी वेबसाइट ऊपर जाए, एक प्रोडक्ट के बजाय। मतलब कह देते हैं ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सर्च करता हूँ कि जी टॉप 10 शू स्टोर नियर मी, तो गूगल ऑटोमेटिकली लोकेशन लगा के वो शेयर कर देगा आपको। तो वो मेरी एसईओ इतनी अच्छी होनी चाहिए पूरी वेबसाइट की कि वो आने चाहिए। अच्छा जी, अब हमें इतना तो अंदाज़ा हो गया कि हम लोग सर्वर के अंदर क्लाइंट कर सकते हैं। अच्छा, सर्वर के अंदर क्लाइंट कैसे कर सकते हैं, मैं इसके पीछे ना थोड़ा सा समझाता हूँ कि सर्वर से क्या लोड होगा। सबसे पहले एचटीएमएल फाइल और साथ में एक जेसन फाइल। एचटीएमएल फाइल डिस्प्ले हो जाएगी, जेसन फाइल क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज करने लग जाएगी और एचटीएमएल में अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर देगी, और कन्वर्ट होने के बाद वो यहाँ पर स्क्रीन पर शेयर हो। जब कुछ ऐसा इसका वो बनेगा फ्लो, सर्वर से हमारा पेज लोड हो गया, उस सर्वर में हमारे कुछ सेक्शन बने हुए थे डिफरेंट डिफरेंट, जो कि लोड हो गए। अब यहाँ पर कहीं क्लाइंट सेक्शन था, वहाँ लोडिंग हो। लोडिंग जैसे लोडिंग क्या कर रही है कि क्लाइंट सर्वर से जेसन आ गई है। अब हम उस जेसन को क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज करते हुए एचटीएमएल में कन्वर्ट कर रहे हैं। जब एचटीएमएल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो टाइम लगने के बाद जैसे जैसे यहाँ पे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, इस लोडिंग की बजाय अगर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ माय नेम, क्या इसी के ऑपोजिट हो सकता है क्लाइंट से सर्वर, पेरेंट क्लाइंट हो और चाइल्ड सर्वर हो। अभी हम लोगों ने देखा ना कि सर्वर के अंदर तो चाइल्ड आ सकता है क्लाइंट, क्या क्लाइंट के अंदर सर्वर चाइल्ड आ सकता है? नहीं आ सकता। अब मैं बताता हूँ कैसे। पेज लोड हो गया, उसके बाद ये वाला कोड चलना शुरू हुआ, ठीक है। पहले सर्वर साइड वाला पेज हमेशा लोड होगा, उसके बाद क्लाइंट साइड। अब क्लाइंट साइड वाला हमेशा थोड़ी सी देर के बाद कोड चलना शुरू होता है। जब हम कोड थोड़ी देर के बाद चल रहा है, तो सर्वर वाला कोड लोड होके वो ज़ाया हो जाए। मतलब क्योंकि क्लाइंट ने तो अपना टाइम लेना ही लेना है। और सर, अब क्लाइंट अगर टाइम ले रहा है, एचटीएमएल रेंडर नहीं हुई, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेज बना के दिखा देता हूँ। ये एक पूरा पेज है। इस पेज के अंदर यहाँ पर एक पैराग्राफ है जो सर्वर से रेंडर हो रहा है, बाकी पूरा का पूरा पेज क्लाइंट से रेंडर हो रहा है। जब ये वाला पेज ही कॉल नहीं हुआ, ये वाला कोड कैसे चल जाएगा? जब ये वाला कोड ही नहीं चलेगा पहले, मतलब क्योंकि सर्वर कोड हमेशा पहले आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसके ऊपर हम लोग यूज क्लाइंट देखेंगे जब वो कर रहे होंगे। अभी हम लोग इसके ऊपर भी जाते हैं कि क्लाइंट बनाना कैसे। तो जब ये अंदर वाला बाहर पेरेंट कोड नहीं चल रहा, पेरेंट ब्लॉक नहीं चल रहा, तो अंदर वाला फंक्शन भी नहीं चलेगा, अंदर वाला कोड भी नहीं चलेगा। जब कोड ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो फिर हमें हमारे पास वो पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती। वो हाँ, अभी हम सिर्फ यूआई की बात कर रहे हैं कि डाटा डाटा की बात नहीं कर रहे, वो तो बटन पे क्लिक करने से आता है बिल्कुल। दोबारा।
तो हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम लोग क्लाइंट से सर्वर कॉल कर सकें, मतलब क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर सर्वर कंपोनेंट। और वैसे क्लाइंट से हम लोग सर्वर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई मैंने कोई चीज़ बाय करनी है, वो वहाँ से फिर वो हमें रिस्पॉन्स भी शेयर कर देता है कि ठीक है आप स्टॉक में अवेलेबल है, नहीं है, सो ऑन जो भी हम लोग मैसेज करना चाहें। क्लाइंट के रिसोर्सेज का मतलब है कि क्लाइंट की रैम और प्रोसेसर यूज़ करे। वो हम लोग साथ में कोड लिख के भेजेंगे, वो कोड हमने लिखा हुआ होगा। वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन करते वक्त जो प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो रही है, जो जीपीयू यूज़ हो रहा है, कोई चीज़ यूज़ हो रही है, वो क्लाइंट की यूज़ होगी। फॉर एग्जांपल ब्रूनो साइमन। अभी ये जो लोडिंग शो कर रहा है मुझे, वो ये लोडिंग शो कर रहा है कि भाई इस वक्त जेसन फाइल आ गई है। हाँ क्लाइंट, बिल्कुल। सर्वर साइड पे क्यों नहीं रेंडर हो सकती? ये एक मिनट ये लोड हो जाए। नहीं, इसको पॉसिबल नहीं था क्योंकि यूजर इंटरेक्शन है ना, पूरी की पूरी गेम है यूजर। मतलब क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज करने का मतलब है कि हम लोग इतने हैवी रिसोर्स भी नहीं वहां पर सेट कर देते कि सारे के सारे रिसोर्स यूज हो। हम लोग सिर्फ उतना ही लोड क्लाइंट की मशीन पर डालते हैं जितना रिक्वायर्ड। कोशिश हमारी यही होती है कि जितना डाटा है वो सारा का सारा सर्वर से ही आ रहा है। अब अगर हम लोग इसको सर्वर साइड पे ले, सर्वर साइड पे ले गए तो सर्वर पे मुझे, मैं यहाँ पे एक दफ़ा बटन क्लिक करूंगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी, सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, तो गाड़ी थोड़ी सी मूव करेगी। वो कितनी लैगिंग होगी ना, मतलब अगर किसी बंदे के पास 3G इंटरनेट है, वो तो बैठ गया, वो कभी नहीं आएगा दोबारा वेबसाइट पे। अब अगर इसी चीज़ को हम लोगों ने क्लाइंट साइड पे रखा है और मैं इसको हल्का सा मूव करता हूँ और गाड़ी बिल्कुल ऐसे स्मूथ मूव कर रही है, मुझे फील तक नहीं हो रहा। इसकी रेंडरिंग बहुत फास्ट है। अब इसी तरह है, डिफरेंट वेबसाइट्स बनी हुई हैं, 3.js। यहाँ पर आपको सारी 3D की जितनी वेबसाइट्स बनी है ना वो मिल जाएंगी। ब्रूनो साइमन का हो गया, और उसके बाद
अब मैं जैसे-जैसे इसके ऊपर क्लिक करके अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, साथ-साथ कार मूव कर रही है। अब अगर इसी चीज़ को हम लोग किसी न किसी तरह सर्वर साइड रेंडरिंग पर ले जाएँ, तो वो कितना लैगिंग होगा? नहीं, नहीं, मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल, उन वो मैं समझ गया उनका पॉइंट क्या था। वो कह रहे हैं कि सर्वर साइड से तो पहले ही वेबसाइट लोड होगी, फिर लैगिंग क्यों हुई? अब जब सर्वर साइड से लोड हो गई ना वेबसाइट, तब हमारी ये स्टैटिक एचटीएमएल लोड हो। अब अगर मुझे इस एचटीएमएल को चेंज करना, मतलब अगर मुझे कोई चीज़ चेंज करनी है, तो मुझे एचटीएमएल चेंज करनी पड़ेगी। जब एचटीएमएल चेंज करनी है, वो कहाँ से चेंज होगी? वो सर्वर से चेंज होगी। जब मुझे बार-बार सर्वर के पास जाना पड़ रहा है, वापस आना पड़ रहा है, बार-बार सर्वर के पास जाना पड़ रहा है, वापस आना पड़ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे बार-बार ना जाना पड़े, इस एचटीएमएल का उतना हिस्सा मैं क्लाइंट को दे दूँ कि भाई तुम यहीं पे ही इसके रिसोर्सेज़ यूज़ करो। जस्ट लाइक अब मैं इसको इतना मूव करता हूँ या इस तरह मूव करता हूँ तो फ़ौरन-फ़ौरन मूव कर रहा है। अब यही अगर हमारा सर्वर साइड के पास हो, तो वो एक-एक फ्रेम के लिए सर्वर के पास जाएगा, एक-एक फ्रेम के लिए दोबारा आए। जैसे यूट्यूब की वीडियो लोड होती है, वो एक-एक फ्रेम वहाँ सर्वर से लोड होके आ रहा होता है। हाँ, थ्री डॉट जेएस की इतनी एसईओ नहीं होती। अब इसे इसलिए देखोगे ना कि जितनी भी थ्री डॉट जेएस की वेबसाइट्स है ना, उनके ऊपर ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख रहा था, यहाँ पर लैम्बोर्गिनी अब ये वाला जो सेक्शन है, ये क्लाइंट साइड पर रेंडर हो रहा है। बाकी सारा जो कंटेंट है, इमेजरी है और ये सारी की सारी चीज़ें हैं, ये वीडियो है, ये सर्वर साइड से एक दफ़ा ही रेंडर हो। वो जो 3JS का मॉडल है ना, उस मॉडल की एसईओ नहीं हुई, लेकिन बाकी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट वो हमने सर्वर से लोड करके एसईओ कर दिए। जैसे ये अभी अपडेट हुई है, पहले इतना नहीं था इसमें। यानी हमें आइडिया थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि सर्वर साइड और क्लाइंट साइड काम कैसे करते हैं, क्यों हम लोग कुछ चीज़ें मजबूरन सर क्लाइंट साइड कर, क्यों सर्वर साइड हम लोगों को लेके जानी। जस्ट लाइक जैसे अगर हम लोग इसी के होम पेज पर आए, तो यही अगर हमें एनिमेशन चलानी है सर्वर साइड से, तो एक एक करेक्टर के चेंज होने पर रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा तो करेक्टर चेंज होगा। अच्छा जी।